Hello everyone, welcome to Dakshina E-Classroom program, and this is an paper analysis video for JEE Advanced paper of 2015 and paper 1. So पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि basically like students के initially when they start preparation for IIT and even in the final stage, I mean like this video is very helpful for every student either who is like इवन स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, मतलब जस्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं आईआईटी के लिए, या फिर वो आईआईटी के फाइनल एग्जाम है, और कहीं भी मतलब एक बार तो देखना बनता है. लेट मी टेल यू व्हाई एंड हाउ इट इज़. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स रहते हैं बेसिकली कि पेपर कैसा रहता है और कितना डिफ़िकल्टी लेती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना. और अनदर इम्पॉर्टेंट कि लाइक 11th से कितने क्वेश्चन आते हैं, 12th से कितने क्वेश्चन आते हैं, एक पैटर्न क्या रहता है. सो these type of questions you will be like getting answers of these type of questions in these analysis videos. So it is like always advisable for every students to at least watch paper analysis video for last 10 year at least. आप उससे भी ज़्यादा भी देख सकते हैं, दैट्स इवन वेरी गुड एक्चुअली. तो कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के आपको पेपर देखना चाहिए, क्योंकि मतलब आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले अगर वो क्या है, एग्जाम क्या है, वो आप समझ लेते हैं, देन यू विल हैव लाइक लॉट ऑफ आइडिया कि चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं. तो ये जो वीडियो है वो उसी को आपको लाइक वही चीज़ों को आंसर करती हैं बेसिकली. सो लेट मी टेल यू कि जैसे जो 2015 का IIT का एडवांस का पेपर था, तो अभी इसके बारे में बताते हैं कि पेपर कैसा था, लाइक कितने क्वेश्चन कहाँ से, कितना लेवल वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें. एंड देन लेटर ऑन आई विल ट्राई टू लाइक गिव यू क्विक रिव्यू, लाइक क्विक overview of the question which has been asked in this paper 1. I will be talking about little bit about them कि कौन सा देखो कितना कैसे आंसर किया जा सकता था. I will not be talking about exact answers because solution video has been already prepared for I'm like it's available on the sites. You can easily visit them and you can get the detailed solution for every question actually. तो ये just एक analysis video है and I hope this will be like very helpful for every one of you. तो अभी देखो इसमें जैसे अगर पेपर 1 की बात करते हैं 2015, है ना, तो पहली बात तो जो पैटर्न था वो कैसा था बेसिकली इसमें. तो पेपर 1 it was having like total 20 questions. ठीक है ना. पेपर 1 में टोटल 20 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट. फॉर फिजिक्स आंसर इट वाज 20 क्वेश्चंस. 21 में 20 क्वेश्चंस में भी 8 क्वेश्चंस ये सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है. 12 क्वेश्चंस मोर देन वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है ना. एंड द लास्ट 2 क्वेश्चंस वाज मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस. तो यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ सिचुएशन, कॉलम 2 में, और लाइक कॉलम 1 के लिए लाइक जो सिचुएशन दे रखी है कॉलम 2 में डिस्क्राइब कर रखी है, उनके लिए कौन सी सिचुएशन करेक्ट होती है. दैट वाज बेसिकली पैटर्न ऑफ पेपर. Another important point about this is that IIT always keep on changing the pattern of paper. Completely कभी नहीं चेंज करता, बट थोड़े मॉडिफिकेशन हमेशा होते रहते हैं. एंड दैट नॉर्मली हैपन आफ्टर 2 or 3 years एक्चुअली, नॉट एवरी ईयर बट आफ्टर 2 or 3 year ऑलवेज लाइक सम चेंजेस आर हैपनिंग इन. आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि लाइक अराउंड 2000 में जो IIT के पेपर होते थे और उससे पहले वो सब्जेक्टिव टाइप के होते थे. बाद में लाइक 8 or 9 के अराउंड मतलब MCQ मल्टीपल चॉइस और इस तरह की चीज़ें, फिर इंटीजर टाइप आ गए 10-11 के समथिंग. तो इस तरह से चीज़ें लाइक काफ़ी चेंजेस होती रहते हैं. मैच द कॉलम, तो दैट्स वाउ एक्चुअली. तो जो 2015 का पेपर था दैट वाज हैविंग दिस मच पैटर्न. दिस इज तो टोटल 20 क्वेश्चंस वाज देयर, 2 मैच द कॉलम, 12 मोर देन वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर, एंड 8 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप. तो ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न. ठीक है ना. इसमें मार्किंग स्कीम के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो सिंगल डिजिट आंसर थे इसका मार्किंग स्कीम वाज +4 एंड 0. +4 if it is correct, ठीक है, 0 if it is not answered, and it's -1. Okay, the scheme was 0 in all other cases, no negative marking for this case. +4 and 0. करेक्ट है तो +4 है, अगर गलत है या फिर मैं लाइक आंसर नहीं किया then in all other cases it is 0 marking. For this part actually the marking scheme was +4 if correct answer,
0 इफ नॉट आंसर्ड एंड -2 इन ऑल अदर केसेस। मतलब कि अगर मिस्टेक होता है, गलती होती है, तो आपके -2 मार्क्स भी जाएंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग होती है, वो लाइक पेपर को और ज़्यादा डिफिकल्ट बना देती है। लाइक इट विल बी लाइक जो मार्क्स आपके आ रहे हैं उनमें से भी आप लूज कर जाते हैं, जो कि नॉर्मल है। आईआईटी में हमेशा होता है नेगेटिव, ऐसा कभी नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। हाँ, समटाइम लाइक जैसे इसमें इंटीजर टाइप में नहीं थी, दैट समटाइम हैपन कि पार्शली किसी एक टाइप के क्वेश्चन में नहीं है, बट ऑलवेज देयर इज नेगेटिव मार्किंग। एंड द लास्ट वन वाज मैच द कॉलम। तो यहाँ की जो मार्किंग थी फॉर एवरी एंट्री इन कॉलम 1 2, तो मतलब लाइक कॉलम 1 में जो जैसे ए है, इसके लिए जो करेक्ट अगर एंट्री आपने की, देन यू विल बी गेटिंग +2 मार्क्स। इफ नॉट आंसर्ड देन यू आर गेटिंग 0 मार्क्स। एंड इफ इट इज रॉन्ग, यहाँ पे ए बी सी डी 4 होते हैं, तो चारों के लिए इंडिविजुअली पार्शियल मार्किंग, मतलब कि ये पार्ट अगर सही मैच है यू विल गेट +2 मार्क्स। बी अगर नहीं आंसर है देन यू विल गेट 0। एंड सी अगर ये लाइक लेट्स से इनकरेक्टली आंसर्ड है तो उसके लिए आपको -1 मार्क। सो यू कैन गेट, अगर आप कंप्लीटली सही करते हैं तो इट्स विल बी लाइक +8 मार्क्स। अगर पूरा गलत होता है तो आप -4 लूज करेंगे, और अगर आंसर नहीं किया देन यू विल बी हैविंग 0 मार्क्स। सो दिस इज द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस पेपर। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गए क्या है पैटर्न था, मार्किंग क्या थी, ये चीज़ें लाइक ये चीज़ें आपको समझ में, लाइक आईआईटी क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ों के जो डाउट्स रहते हैं, ऑल दोस डाउट्स कैन बी क्लियर बाय लुकिंग एट दिस पेपर एनालिसिस वीडियो। अब नेक्स्ट इसमें आता है बेसिकली कि जो 11th से क्वेश्चन थे वो कितने थे, 11th और 12th का, तो लाइक वेटेज फॉर इज इट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 11th से एंड 12th से, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11th से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, देखो मैं आपको बता दूं, जनरल केस में क्या रहता है, इट एग्जैक्ट सिनारियो कभी कुछ होता नहीं है फिक्स, मतलब इट ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। समटाइम इट इज़ 50-50%, मतलब आधे क्वेश्चन 11th से, आधे क्वेश्चन 12th से, कभी कभी 40% इधर से, कभी 60% इधर से रहता है, कभी 45, कभी 55, बट ऐसा रेयरली होता है कि मतलब 11th से मोस्ट ऑफ द पार्ट है और 12th से कम पार्ट है। दैट हैपन रेयरली एक्चुअली, और ऑलमोस्ट नो, बट हाँ कभी कभी इक्वल हो जाता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मोर वेटेज इज गिवन टू 12th पार्ट एक्चुअली। ठीक है, सो यहाँ पे था कि 8 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम 11th क्लास एंड 12 क्वेश्चन वाज फ्रॉम 12th क्लास। ठीक है, मार्किंग के लिए देखा जाए तो देयर वाज लाइक मार्क्स, जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें जो मार्किंग का वेटेज था, तो कितने मार्क्स मतलब लाइक 11th क्लास से थे, कितने मार्क्स 12th क्लास से थे। तो 11th क्लास से देयर आर 36 मार्क्स एंड 12th क्लास इट वाज 52 मार्क्स। तो दिस वाज द मार्किंग स्कीम फॉर 11th एंड 12th क्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज मोर वेटेज टू 12th क्लास। ठीक है, एंड ओके, यहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, एंड कुछ ओके, अनदर थिंग वाज डिफिकल्टी लेवल, कि जो फिजिक्स के लिए था देयर इज लाइक फॉर एनालिसिस फॉर एवरी सब्जेक्ट विद इज केमिस्ट्री मैथ्स। तो यहाँ पे जो फिजिक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, आई एम ऑनली टॉकिंग अबाउट फिजिक्स पार्ट। तो फिजिक्स का पेपर था दैट वाज लाइक मॉडरेटली, ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान भी नहीं। एक और चीज़ मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि जो जनरल ट्रेंड्स रहता है ना, हमेशा जो आईआईटी वाले क्वेश्चंस, आईआईटी प्रोफेसर या मतलब आईआईटी का पेपर प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके लिए जो कुछ चीज़ें रहती हैं कि लाइक जैसे रहता है कि एक ईजी है ना, एक मॉडरेट और एक डिफ़िकल्ट। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा पेपर में सभी क्वेश्चंस डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल। पूरा क्वेश्चन पूरे एकदम आसान आसान क्वेश्चन, ऐसा भी कभी आईआईटी में नहीं होता। और मॉडरेट ही सिंपल फॉर्म लाइक एप्लीकेशन थोड़ा सा दिमाग लगा कर वैसे क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। ऑलवेज इट हैज़ मिक्सिंग ऑफ दीज क्वेश्चंस। लेकिन फिर भी कभी आईआईटी का पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, कभी आसान हो जाता है। इसका रीज़न ये रहता है कि अगर कभी इनका मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए तो पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, उस टाइम पर भी अगर मोस्टली क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उस टाइम पर भी इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, तो एक जो पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होती है, दैट इज लाइक ए डिफरेंट टैक्टिक, डिफरेंट टेक्निक। मतलब आपको जब आईआईटी का पेपर दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी एक खुद की स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए पेपर के लिए, कैसे मुझे अटेम्प्ट करना है, जो कि हालांकि स्टूडेंट डेवलप कर लेते हैं बाय द टाइम। समटाइम दे डेवलप बाय देयर ओन, समटाइम दे कंसल्ट द फैकल्टीज करस्पॉन्डिंगली एंड देन विद द हेल्प ऑफ देम दे डेवलप, बट यू मस्ट हैव सम। हाँ, आपको लाइक काफ़ी टाइम होता है, बहुत सारे पेपर देते हो तो प्रैक्टिस करते हो, तो
उसके बेसिस पर आप अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव कर सकते हो। ओके, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, देन यू कैन डू सम चेंजेस एंड विच एवर इज फिटिंग यू बेस्ट यू कैन फॉलो दैट एक्चुअली। ठीक है, तो अभी इसमें जो नॉर्मल ट्रेंड सिनेरियो रहता है, मैं आपको बता दूं, ये 20 से लेट्स से 35% समटाइम ये रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी मतलब लाइक ये समझो 25 to 40 या 45% ऐसे रहता है। एंड दिस इज आल्सो फ्रॉम लेट्स से 15 to 30%, मतलब इस तरह का वेटेज रहता है। इतने से इतने की मतलब लाइक हमेशा ऐसी चीजें रहती हैं, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस इधर से, कुछ क्वेश्चन इधर से, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट। तो अब इजी क्या है, कैसे, कितना इजी है, वो मैं अभी आपको क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करूंगा, देन आई विल टेल यू एग्जैक्टली। देखो कितनी आसान कुछ कुछ चीज़ें सिंपल सिंपल सी होती हैं, कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत लाइक काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ थोड़ा सा हाँ चीज़ें आपको आती हैं, देन यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो इस तरह से चीज़ें, तो ये मैं जनरल ट्रेंड बता रहा था, मतलब कि ऐसा रहता है। यहाँ पे मतलब मैं क्वेश्चन की टर्म्स में बताता हूँ कि कितने क्वेश्चंस ईजी और कितने क्वेश्चंस मतलब बेसिकली यहाँ पे डिफिकल्ट। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो इजी इसमें थे 11 क्वेश्चंस, जो कि मेरा लाइक फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हाँ आती हैं, तो सीधा सीधा आंसर उनका आपको कर सकते थे आप। ठीक है, इन दिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली मॉडरेट 17 रफली एंड डिफिकल्ट वाज अराउंड 12 क्वेश्चन। वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन देखो आप ऐड करेंगे तो इट्स लाइक बिकमिंग मोर देन 20 क्वेश्चंस एक्चुअली। सो दिस इज फॉर कंबाइंड पेपर, आई एम राइटिंग दिस एनालिसिस फॉर complete paper I'm like 2015 IIT advanced paper which include paper 1 and paper 2। ठीक है, तो दोनों को मिला करके ये था सिनेरियो। मार्किंग के लिए अगर आप देखते हैं तो जो इजी वाले क्वेश्चंस थे फिजिक्स में, तो इनका लाइक 44 मार्क्स, ठीक है, और 12 डिफिकल्ट 68 मार्क्स एंड हियर 56 मार्क्स। अब देखो एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो है ना इजी, आई विल टेल यू कितने ईजी थे, यू विल रियलाइज इट एक्चुअली। सच में ये काफ़ी आसान क्वेश्चंस होते हैं, मतलब फॉर्मूला बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, सीधा आंसर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये 44 मार्क्स बहुत कम स्टूडेंट्स के आते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो, रैंक तो डेफिनेटली नहीं आ सकती, अगर आप 44 मार्क्स पूरे फिजिक्स में ले आते हैं आप क्रैक कर सकते हैं IIT, सिर्फ आप इतने क्वेश्चंस को अटेंड कर लें। सिर्फ अगर इसमें से भी थोड़े बहुत अगर कर लें तो आप रैंक भी अच्छा ला सकते हैं। इनको तो मतलब जो टॉपर्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है इनको करने की, तो इसीलिए क्या होती है, स्टूडेंट्स बहुत सारी इन क्वेश्चंस को देख कर घबरा जाते हैं और अपनी हालत ख़राब कर लेते हैं, और फिर उसके चक्कर में क्या होता है वो इनको भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। कभी कभी कुछ को क्या होता है इसमें टाइम लगा देते हैं और यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं, मतलब क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाते हैं, बाद में देखते हैं अरे ये तो कितना आसान था क्वेश्चन, मैं इसको तो देख ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मैनेज किया। तो जो IIT का क्वेश्चन है इट्स नॉट सिंपली अबाउट योर नॉलेज, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप नॉलेज कितनी है, आपका जो माइंड है ना वो प्रेशर दबाव हो उसमें कितना रिलैक्स कूल होकर के काम करता है, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, आप हड़बड़ा तो नहीं गए हैं, आप घबरा तो नहीं गए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक्चुअली। तो दिस इज़ अबाउट इस जो पेपर का था, ये पूरे पेपर के लिए मैंने बेसिकली आपको बता दिया है कि 12 क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट, 17 वाज मॉडरेट, जो मतलब थोड़ा सा आपको चीज़ें आनी चाहिए, फॉर्मूले वगैरह याद होनी चाहिए, और फिर आप दिमाग थोड़ी सी कुछ ट्रिक रहती है वो आपको समझ में आ जाए तो आप, एंड 11 वाज इजी सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली। तो कई बार मतलब जो IIT के एग्ज़ाम देने के वक्त मतलब लाइक आसान नहीं होती है चीज़ें। मैं आपको बता दूं कि मैं कह रहा हूं कि 11 क्वेश्चंस आसान थे, ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ आसान थे, लेकिन उस टाइम पे आपका दिमाग कैसे है, कितना घबराए हुए, कितना आप रिलैक्स हैं, वो सब चीज़ें इसको भी डिफ़िकल्ट बना देती हैं कभी कभी। ठीक है ना, तो दैट इज़ लाइक, तो वो चीज़ें आपके टाइम के साथ प्रैक्टिस के साथ आपको इम्प्रूव कर लेनी चाहिए। दिस इज़ नॉट लाइक बोलना आसान है, मतलब लाइक अप्लाई करना उतना लाइक आसान नहीं होता है, बट हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप चीज़ों को थोड़ा माइंड को रिलैक्स पीस होकर के अगर चीज़ों को अगर अच्छे से एनालिसिस करते हो, प्रॉपर आप स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं, देन यू कैन लाइक करते हैं लोग, और वही लोग आगे सक्सेस भी होते हैं बेसिकली। ठीक है ना, सो दिस इज द मार्किंग स्ट्रेटेजी। मार्किंग मतलब कितने इजी, कितने क्वेश्चंस और डिफिकल्ट वगैरह ये सब चीज़ें एडवांस, ये आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट चीज़ है कि लाइक इसमें थोड़ा सा मैं आपको पेपर के बारे में बता दूं कि जो कौन से पार्ट से क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। लाइक फिजिक्स है तो उसमें एक मॉडर्न फिजिक्स भी आता है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी है, मैकेनिक्स भी है, तो कौन सा पार्ट लाइक कितना है जो इसमें पूछा गया, वो भी मतलब चीज़ें क्या है, अगेन देयर इज नथिंग फिक्स्ड कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से इतने क्वेश्चन या इतना वेटेज आना ही है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं रहता। अगेन इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेसर्स,
who are preparing the क्वेश्चन पेपर। वो किसी से भी मेरा लाइक, बट हाँ ये है कि ओवरऑल लाइक कुछ कुछ पार्ट्स से सब रहता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ओके तो अगर हम बेसिकली वेटेज जो टॉपिक्स और यूनिट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो दिस इज द लाइक दिस इज फॉर अगेन कंप्लीट जेई पेपर 2015 इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसमें आपके चैप्टर्स आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, तो इन सब से मिलाकर के पहली बात तो ये बहुत बड़ी यूनिट होती है और उससे क्वेश्चंस तुम्हारे लाइक वेटेज भी है काफ़ी 9 क्वेश्चंस 36 मार्क्स एंड अराउंड 21% इज वेटेज। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप एग्जैक्टली देखें इस पार्ट के लिए तो यहाँ पे कैपेसिटर से 1 क्वेश्चन आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 3 क्वेश्चन और इलेक्ट्रोस्टैटिक से 4 क्वेश्चंस बेसिकली 3 क्वेश्चंस, तो दैट इज़ द वेटेज। तो लेकिन ये काफ़ी बड़ी यूनिट्स है बेसिकली और 12th का तो समझ लो कि बहुत बड़ा पार्ट है बेसिकली ये। तो चीज़ें हाँ ये है कि लाइक आईआईटी करनी है तो समझ में तो आनी चाहिए, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं होता। और इसमें भी क्या है, ऐसा कुछ आप प्रायोरिटी नहीं कर सकते कि हाँ एसी को या इलेक्ट्रोस्टैटिक को तैयार कर लो तो बस हो गया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक से कम क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो मैं ईएमआई से बहुत क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कभी ईएमआई से बहुत कम क्वेश्चन, तो लाइक यू मस्ट बी नोइंग कंप्लीट एक्चुअली। ठीक है ना, ऐसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये थोड़ा सा मतलब लाइक बहुत बड़ा नहीं बट थोड़ा सा यूनिट रहता है। इसमें आपका केटीजी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, ये सब चीज़ें आती हैं। उससे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए, 12 वेटेज 12 मार्क्स एंड 7% अराउंड वेटेज बेसिकली फॉर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फॉर दिस पेपर। तो इसमें भी आपके हीट ट्रांसफर से 1 क्वेश्चन थे, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के। मैकेनिक्स इट्स लाइक 11th क्लास, मतलब आप समझ लो 60-70% जो है पूरा सिलेबस दैट इज मैकेनिक्स। ठीक है ना, तो मैकेनिक्स से टोटल लाइक इस क्वेश्चन में काफ़ी लाइक जो पेपर था उसमें काफ़ी वेटेज था। देयर आर 13 क्वेश्चंस 56 मार्क्स अराउंड 33 वेटेज। तो जिन लोगों की मैकेनिक्स अच्छी होती है दे विल हैव लाइक डेफिनेटली एडवांटेज अबाउट इट। एंड अनदर वाज मॉडर्न फिजिक्स एंड 7 क्वेश्चंस 32 मार्क्स एंड अराउंड 20% वेटेज। दिस इज लाइक समथिंग स्पेशल एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे देखो बात ये है कि जो मॉडर्न फिजिक्स है ना ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये जो मैकेनिक्स है मतलब तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स है वो कंपैरेटिवली स्मॉल टॉपिक है और इसका हमेशा हर आप पेपर में देख लेना इसका वेटेज अच्छा रहता है। तो मॉडर्न फिजिक्स तो आपकी लाइक अच्छी होनी ही चाहिए बेसिकली। मॉडर्न फिजिक्स में भी यहाँ पे है बेसिकली तुम्हारे पास जो है टॉपिक एटॉमिक फिजिक्स, बोर मॉडल, न्यूक्लियर फिजिक्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 3 और एटॉमिक फिजिक्स से 2 क्वेश्चंस टोटल बेसिकली, और बोर मॉडल से 1 और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से 1। तो मतलब आसान भी चीज़ें हैं अगर समझ में आती हैं तो। इन द ऑप्टिक्स इट हैज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस हियर एंड 24 मार्क्स। ये भी काफ़ी बड़ा वेटेज हो जाता है कि इसमें ही आता है एक वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स तो ये समझ लो उससे लगभग 1 क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स है, और वेव ऑप्टिक्स है वो बहुत मतलब आप कुछ दिन में ही 2-4 दिन में आप बहुत सॉलिड इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं लाइक चीज़ें प्रैक्टिस कर लो तो मतलब बहुत सॉलिड टॉपिक होता है और 1 क्वेश्चन उसका पक्का फिक्स होता है। दैट टू द टॉपिक इज 90% इट्स बाय डीएसई बेसिकली। ठीक है ना, तो दैट इज। और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन और वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन। तो मतलब ये काफ़ी बड़ा है और अच्छा वेटेज भी इसमें दिया गया है बेसिकली। एंड एसएचएम एंड वेव, एसएचएम और वेव में आपका वेव मैकेनिक्स, इसमें साउंड वेव एंड स्ट्रिंग वेव। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन ही एसएचएम थे। अब देखो यहाँ पे वेव भी काफ़ी अच्छा और बड़ा टॉपिक रहता है, लेकिन वेव से इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया एंड दिस 2 क्वेश्चंस वाज ओनली फ्रॉम एसएचएम एक्चुअली। सो दिस वाज द एनालिसिस, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द पार्ट कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन और कितना वेटेज वगैरह दिया गया। सो दिस इज अबाउट योर एनालिसिस। मैं थोड़ा सा अभी आपको पेपर पे ले चलता हूँ और उसमें बताता हूँ कि लाइक कितनी चीज़ें। एक और चीज़ है इसमें देखो, मैं मतलब थोड़ा सा आपको ये भी चीज़ें कभी कभी काम आ जाती हैं, कट ऑफ है ना, काफ़ी है कि मतलब लाइक अभी आपको ये ओवरव्यू दे दिया। इसमें देखो अगर कट ऑफ की मार्क्स की देखे जाए ना, बात करें तो रिजर्वेशन में इसमें ओपन कैटेगरी में भी मतलब जो क्वालिफाइंग था वो 50% पे बेसिकली 176 मार्क्स कट ऑफ मार्क्स था, मतलब 50% आप स्कोर करते हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे इन जनरल बेसिकली। ओबीसी में इट वाज 27, ओके वेट आई डिड मिस्टेक, एक्चुअली कट ऑफ था दैट वाज लाइक
35% फॉर जनरल, मतलब आप 35% मतलब 176 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं, देन यू विल बी लाइक यू आर एलिजिबल टू क्रैक और यू आर qualifying basically IIT Advanced. Next 31% for OBC and 17.5 and 17.5% weightage for SC and ST. अभी देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 17.5% पे मतलब हो जाते हैं 88 मार्क्स, मतलब आपको टोटल मिलाकर के 88 मार्क्स लाने हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो फिजिक्स पार्ट था उसमें 11 क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, इजी थे, मतलब इनका वेटेज 44 मार्क्स था। तो अगर आप 11th मतलब इजी क्वेश्चन, सिर्फ इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं 4 मार्क्स आप वहाँ स्कोर कर लेते हैं, और कुछ ऐसे ही आप फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री में तो आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन लोग के नेगेटिव टोटल मार्क्स आए हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग स्ट्रेटेजी एंड रॉन्ग प्लानिंग एक्चुअली। तो बिसाइड नॉलेज आपकी जो स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर प्लानिंग है एग्जाम की, वो भी बहुत काम आती है। और आप माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, चीज़ों को कैसे कितना कूल रख पाते हैं, अपने दिमाग को कितना ठंडा रख पाते हैं, दैट आल्सो मैटर्स। तो यहाँ पे जो कट ऑफ था वो 35% फॉर जनरल और ओपन, जिसमें 178 मार्क्स, और 31% फॉर OBC and that is 158 marks, and 17.5% for SC and ST, and that is basically 88 marks, 88 marks. तो देखो चीज़ें अगर प्लानिंग के हिसाब की हैं तो लाइक इट्स रियली नॉट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक IIT एडवांस, बट थोड़ा मेहनत तो लगता है। सो दिस इज अबाउट योर एनालिसिस। लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चंस, देन यू विल हैव सम आइडिया अबाउट देम आल्सो। ओके, सो नेक्स्ट अबाउट द पेपर, तो यहाँ पे क्वेश्चंस यू कैन रीड इट देयर। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज बेसिकली कंसीडर एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स लेंस है, उनका कॉम्बिनेशन और एक इमेज रख दिया जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब बेसिकली यहाँ पे दिस मिरर एंड लेंस, और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका फोकल लेंथ, इसका भी फोकल लेंथ सब कुछ तुम्हें दिया गया है, एंड लाइक इसका इनिशियल मैग्निफिकेशन टोटल लेट से m1 आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, मैग्निफिकेशन ड्यू टू मिरर, मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस, तो इनिशियली आता है। बाद में दिस कंप्लीट सेटअप इज सबमर्ज्ड इन वाटर और इन सम लिक्विड, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन है वो कुछ बदल जाता है, दैट विल बी m मिरर प्राइम, m लेंस प्राइम। अब आपको जो रेशियो पूछा गया m2/m1, दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली इट्स आस्किंग। तो देखो इसमें मतलब एक चीज़ है, बस जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक तो कैलकुलेशन आपको करनी है, जो कि बेसिक है चीज़ें, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बट जो इसमें जस्ट एक जो फैक्टर है जिसमें IIT आपको जानना चाह रहा है वो ये था कि मतलब इस लेंस की फोकल लेंथ है वो मेरा मतलब मीडियम चेंज करने में बदल जाती है, उसको आपको यहाँ पे कंसिडर करना था। तो इसी की वजह से क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है वो अभी भी सेम रहती है और ये चेंज हो जाती है, तो बस जो रेशियो में है बेसिकली ये कैंसिल हो जाता है सीधा सीधा। इसके इफेक्ट को कंसिडर करते हुए सॉल्व करते हुए तो आपका आंसर आ जाता है सीधा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज लाइक यू कैन राइट इट मॉडरेट, क्योंकि क्वेश्चन है और थोड़ा दिमाग भी आपको लगाने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 2, एन इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक बेसिकली वायर है और एक ऐसे सीट टाइप का रख दिया गया है, और इस वायर की वजह से इसमें फ्लक्स निकालना है। तो ये सिस्टम को अगर आप इधर से देखते हैं तो ये इस तरह का कुछ दिखाई देता है। बेसिकली ये हो गई तुम्हारे पास सीट, और ये हो गया कुछ डिस्टेंस √3 ये यहाँ पे /2a, और ये a लेंथ का, ये इनफाइनाइटली करंट कैरिंग लाइक लाइन चार्ज वायर है। तो इसके द्वारा फ्लक्स तुम्हें पूछा गया था। इसका करने का तरीका ये था, बेसिकली इसको एक हेक्सागोनल अपन बना लेते हैं बेसिकली ऐसे, क्योंकि ये डिस्टेंस फिर बाकी ये पूरा एक प्रॉपर रेगुलर हेक्सागन बन जाता है। और उस सिचुएशन में आप गॉस लॉ से कि मतलब टोटल हर एक सरफेस से मतलब मिला करके फ्लक्स आपका आ जाएगा, इसकी लेंथ लैम्डा चार्ज मतलब Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इससे एक सरफेस हो जाता है 1/6। तो दिस इज द आंसर। तो ये बस ये था कि ये ट्रिक है बेसिकली, अगर ये आपकी हिट कर गई तो आप बहुत आसानी से इसको आंसर कर सकते थे, अदरवाइज इट वाज लाइक टफ क्वेश्चन। सो आई विल कीप इट इन मॉडरेट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर हाइड्रोजन एटम विद द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये सिंपल क्वेश्चन था, बेसिकली इजी क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम है और यू कैन रीड इट देयर। Electromagnetic radiation of wavelength 90 nanometer used to ionize the atom. If the kinetic energy of the ejected electron is 10.4 electron volt, then value of the n. तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, एक हाइड्रोजन एटम है और उसको लाइक एक फोटोन 90 नैनोमीटर का
वेवलेंथ का इंसिडेंट होता है एंड इट्स एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, आयोनाइज द एटम। और जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो है तुम्हारी 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन में वो कौन से ऑर्बिट में था वो आपको बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा है रहता है बेसिकली इसकी एनर्जी hc/λ, ये एनर्जी इसने इंसिडेंट की, और माइनस दिस इज द एनर्जी इंसिडेंट, ओके, इंसिडेंट एनर्जी। और ये मतलब ये एनर्जी कहाँ पे है, जो एक ऑर्बिट में उसकी एनर्जी चाहिए होगी बेसिकली। तो यू कैन राइट बेसिकली दिस एनर्जी ऑफ दिस hc/λ माइनस दिस काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर, मतलब माइनस जस्ट नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड पर। तो यहाँ से आप सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी आंसर। सो ये इजी ही था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. So the question: a bullet is fired vertically upward with a velocity v from the surface of the spherical planet. When it reaches its maximum height, acceleration due to gravity on the planet's gravity is 1/4 of its value at the surface of the planet. If the escape velocity of this, then the velocity. तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मैं लाइक यहाँ पे मॉडरेटली आई विल कीप इट इन मॉडरेट कैटेगरी में है। तो यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ से एक बुलेट फायर की जा रही है, वो कुछ हाइट पे जा रही है, जहाँ पे अगर वैल्यू जी है तो वो 1/4 हो जाती है यहाँ पे। तो इसकी वेलोसिटी अगर कुछ भी वेलोसिटी से इसको फायर किया जाता है तो उस टाइम पे जो उसका रिलेशन है इस प्लानिट की जो एस्केप वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू सम v टाइम्स रूट n। तो ये n की वैल्यू यहाँ पे आपको पूछी गई है। ये भी लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके और एस्केप वेलोसिटी फाइंड करके आप सिंप्लीफाई करते हैं, देन यू विल गेट आंसर फॉर दिस वन आल्सो। तो दिस इज आल्सो लाइक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक, बुलेट फायर, दिस इज ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. तो 5 में है यहाँ पे टू आइडेंटिकल, यू कैन रीड इट देयर, टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन टू डिफरेंट सर्फेसेस ए बी एंड सी डी, सी फिगर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड सी विद लीनियर वेलोसिटीज v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस इफ द रीचेस b एंड d विद द सी। तो यहाँ पर है एक इस तरह का सिस्टम है और दो डिस्क यहाँ से v1 वेलोसिटी से और एक दूसरे सरफेस पे जिसकी एक सरफेस की हाइट लेट से h1 है और दूसरे की सरफेस की हाइट h2 है। तो दोनों पे दो डिस्क को मतलब एक v1 और v2 से, और फाइनली ये दिखा है जब ये यहाँ पहुँच रही है, यहाँ पहुँच रही है तो इनकी वेलोसिटी बराबर है। तो यहाँ पे आपको सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाना है। ध्यान जो रखना है कि यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी विल बी लाइक, तो इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज हुआ वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों की बराबर कर देनी है, सिंप्लीफाइंग इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v2। तो v1 आपको दिया गया है, v2 यहाँ पे पूछा गया है। सो दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन और लाइक थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं था इसमें। सो यू कैन राइट मॉडरेट से इजी की टर्म्स में आप बोल सकते हैं इसको। टू स्पेरिकल स्टार्स ए एंड बी इमिट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, लेट मी इरेज दिस पार्ट एक्चुअली। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैविंग ब्लैक बॉडी रेडियस इमिट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेडियस ऑफ ए इज था 400 टाइम्स बी एंड इमिट 10⁴ टाइम्स पावर इमिटेड फ्रॉम ए बी। जो ए की इमिटेड पावर है वो 10⁴ टाइम्स है बी। रेशियो ऑफ लैम्डा ए एंड बाई लैम्डा बी ऑफ देयर वेवलेंथ एट द पीक ऑकर। तो यहाँ पे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का एप्लीकेशन है, क्वेश्चन नंबर है ये 6। तो यहाँ पर भी दो ब्लैक बॉडी हैं, उनकी रेडियस तुम्हें अलग अलग दे रखी है और इनका एरिया अलग अलग हो जाएगा। इमिटेड जो पावर है P1 P2 वो दे रखा है और P1 सिग्मा E A⁴ P2 सिग्मा E A1 T1 A2 T2 पावर 4। तो यहाँ से तुम्हारे पास T1 T2 का रेशियो आ जाता है और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से यहाँ से आ जाता है बेसिकली लैम्डा है λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2। तो यहाँ से T1 T2 का रेशियो आ जाएगा तो λ1 बाई λ2 और λa/λb। तो दिस इज लाइक अगेन एप्लीकेशन बेस्ड, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको चीज़ें बेसिक सी आती हैं तो आप सिंपल फार्मूला लगा करके आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट सप्लाइंग electrical power to the village uses a radioactive material of half-life T years as the fuel. If amount of fuel at the beginning of the fuel is such that the total power consumed requirement of the village is 12.5% of the electrical power available from the plant at that time. If plant is able to meet the total power need of the village for a maximum of n into t years, then calculate the value of n. So यहाँ पर है कि बेसिकली अपने पास एक सफिशिएंट फ्यूल है, ये अभी अगर p पावर यहाँ से डेवलप करता है राइट रेडियोएक्टिव डिके से, तो इसकी जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है विलेज की
वो है कि 12.5% इसकी जो पावर अवेलेबल है उसका 12.5% एनर्जी ही विलेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। तो बाद में क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये फ्यूल खत्म होता जाएगा और इसका हाफ लाइफ है, अगर लाइक दे रखी है टी टाइम पीरियड इज द टी ईयर्स इज द हाफ लाइफ, तो कितने साल तक ये विलेज की रिक्वायरमेंट, ये मानते हुए कि विलेज की जो रिक्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रह रही है, ठीक है ना। तो बाद में जब इसकी जो एक्चुअल पावर अगर पी है तो थोड़े टाइम बाद ये पावर क्या हो जाएगी, जो इमिट करेगा वो कितनी हो जाएगी 12.5%, दैट विल बी पी बाई 2 पावर एन। तो यहाँ से एन बराबर आ जाता है 8 ईयर्स, 8 हाफ लाइफ के बाद ये इतना हो जाएगा। तो उस टाइम तक ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगा। अभी तो एक्सेस में अवेलेबल है लेकिन इस टाइम तक ये, तो यहाँ पे 8 ही आंसर था, तो 8 इंटू टी विल बी द टाइम पीरियड अप टू विच दिस फ्यूल विल बी एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे YDSE यंग्स डबल स्लिट इंटरफेस अरेंजमेंट shown with the slit S1 S2 immersed in water, refractive index this shown in the figure, position of the maxima। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें दे दी गई हैं, ये स्लिट्स हैं और इसको, ये S1 है S2 है, इसको पूरे को वाटर में इमर्स कर दिया जाता है और यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पे ये पोजीशन है ऑफ मैक्सिमा। तो देखो पाथ डिफरेंस अगर आप और ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज होने की वजह से ये जो इसका ऑप्टिकल पाथ है वो कुछ ज़्यादा आ जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी इस एक्स डिस्टेंस पर भी कुछ डेल्टा एक्स आएगा एंड दैट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा फॉर पाथ डिफरेंस। तो बेसिक पाथ डिफरेंस निकाल करके आपको कैलकुलेशन करना था। ये क्वेश्चन नंबर 8 वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और बहुत आसानी से, सो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा पाते हैं तो मीडियम टू इजी इट कैन बी लाइक प्लेस्ड। सो दिस इज अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो नेक्स्ट 10 question is based on more than one correct option type question. These were all integer type questions. इनके answers 1 to 9 integer थे। Photoelectric effect with the incident photon wavelength lambda stopping potential V naught is given. Identify the correct variation of V naught with lambda। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है और लैम्डा इंसिडेंट फोटोन है। तो यहाँ पर रहता है ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। इसी का दो प्लॉट आपको पूछे गए थे, सिंपल है इनका निकाल करके, तो ये लाइक इट्स अ इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर है और एक स्क्रू गेज है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को लाइक लैंग्वेज आपको समझने की पड़ेगी, मतलब लाइक अगर आप उतना समझ लेते हैं तो लीस्ट काउंट के बारे में इसको पूछा गया है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, और उसके लिए कुछ आपको डाटा दिया गया है। सो इट्स लाइक लिटिल बिट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, सो आई विल कीप इट इन मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर है प्लांक कांस्टेंट, इट्स बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे Planck constant h, speed of light c and gravitational g are used to form a unit of length and mass। तो यहाँ पे m into l, इसको आप लिख दो c की पावर x, h की पावर y and g की पावर लेट्स से z। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास x y z की इनकी सबकी वैल्यू आती है और m को आपको निकालना है तो l से इधर डिवाइड कर दो करस्पॉन्डिंगली, तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर m इन टर्म्स ऑफ दिस एंड सिमिलरली फॉर l। तो दिस इज अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस, अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज आल्सो लाइक थोड़ा सा करना पड़ेगा मॉडरेट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 12। तो यहाँ पे इट्स बेस्ड ऑन SHM बेसिकली। सो टू इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ इक्वल, तो इनका P वर्सेस पोजीशन, मोमेंटम वर्सेस पोजीशन तुम्हें ग्राफ दिया गया है दोनों, दो के लिए, एक के लिए एलिप्टिकल है, एक के लिए स्फेरिकल सर्कुलर है। तो वहाँ से फिर आपको एनर्जी और ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इन सब का रेशियो पूछा गया। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 12। सो आई विल राइट इट बेसिकली इन डिफिकल्ट कैटेगरी, थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसमें काफ़ी। एंड नेक्स्ट वाज रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस आर रोटेटिंग। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। ये है अपने पास ये इस तरह से, तो दोनों पार्टिकल यहाँ पे इनिशियली थे और ये रोटेट हो रहा है कुछ एंगुलर वेलोसिटी से, बाद में ये इधर जाते हैं तो एक की पोजीशन तुम्हें दे रखी है और एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे दे दी गई है, तो उस टाइम पे इसकी पोजीशन क्या होगी। तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एप्लीकेशन था। इट्स लाइक वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। तो 14 में अगेन यहाँ पे आपके पास दो कॉम्बिनेशन दे रखी हैं, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज लैम्डा चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे एक केस में प्लस क्यू और एक केस में दूसरे केस में माइनस क्यू चार्ज रख दिए जाते हैं और उस टाइम पे इनको डिस्प्लेस किया जाता है, तो इनका मोमेंटम कैसा होगा वो सब बात की है। सो दिस इज आल्सो लाइक इजी क्वेश्चन। थोड़ी सी चीज़ें आपको बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ये तो बहुत आसान सा ही क्वेश्चन था बेसिकली। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15। तो यहाँ पे 15 बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे आपके पास जो एक
सिंगल का रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइनली ये रेज यहाँ पे पैरेलल हो जाती हैं, इसकी वजह से पोजीशन निकालो और इसकी वजह से ये रेज पैरेलल हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन उन दोनों को लाइक हिसाब से आप डी सेपरेशन इनके बीच में कितना होना चाहिए। सो जस्ट लिटिल बिट कैलकुलेशन, अदरवाइज कहीं कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कुछ भी बात है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 इट्स लाइक यहाँ पे आपको एक करंट कैरिंग सिस्टम दे रखा है इस तरह से, दिस और इस तरह से, तो यहाँ पर टोटल फोर्स दी है, तो फोर्स होता है इसमें आई एल इंटू बी, और एल होता है सिंपली एंड पॉइंट के, तो सिंपली उसके प्रोपोर्शनल हो जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे, फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, so container of fixed volume has a mixture of 1 mole of hydrogen, 1 mole of helium in equilibrium at temperature T, assuming gases are ideal, correct statement is our average energy of per mole। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी कुछ आपको, 1 मोल मिक्सर है हीलियम का, 1 मोल हाइड्रोजन का मिक्स करके कंटेनर में, तो वहाँ पे उसकी टोटल एनर्जी पर मोल और स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, तो उसके लिए आपको गामा मिक्सर, एम मिक्सर, ये सब के फॉर्मूले आपको चीज़ें आते हैं, तो आसानी से आप ये भी कर पाते थे। सो दिस इज अबाउट ए मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, और उसी में है एक ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम बार है एंड आयरन बार, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, दोनों फिट कर दिए गए हैं, दोनों का कुछ इंडिविजुअली सब कुछ डाटा आपको दिया गया है, रेजिस्टेंस निकालना है, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप उसके लिए सिंपली आपको आर इक्विवेलेंट निकालना था। कैलकुलेशन ना थोड़ा सा दिमाग लगाने, सो इट्स लाइक मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन बेसिकली। एंड लास्ट टू मैच द कॉलम, थोड़ा सा लाइक न्यूक्लियर फिजन विजन, इनके बारे में आपको चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, सो इट्स लिटिल बिट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एंड यू कैन राइट इट टफ क्वेश्चन बेसिकली। एंड द 20th क्वेश्चन वाज पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया गया है, हालांकि ये थोड़ा सा लाइक डिफिकल्ट इसलिए पड़ सकता है कि काफ़ी लेंदी है, बेसिकली देखा है तो 8 मार्क्स का भी है, तो चलता भी है लेंदी। यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करके इनके फोर्स देखने हैं, फोर्स को फिर आपको चेक करने का है कि कौन से पॉइंट पे जीरो होगा, और एनर्जी मतलब कोई भी पार्टिकल पे अगर अट्रैक्टिव फोर्स होने के लिए ये है कि आपके वो जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव एक्चुअली, तो वो आपको चीज़ों को चेक करके आंसर करने का था। दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर, तो चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ जानी चाहिए थोड़ी सी, कैसे कैसे क्वेश्चन IIT में पूछे जाते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पेपर एनालिसिस फॉर पेपर 1। आई होप दिस शुड बी आंसरिंग योर डाउट्स एंड मेकिंग यू फैमिलियर विद पेपर हाउ IIT आस्क्ड। थैंक यू।